हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये आज हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें ये कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि कोई आपके पास चार्ज है और वो फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें कहीं पे भी चार्ज का ऐसा फ्लो नहीं हो रहा कि कंटिन्यूस फ्लो चल रहा है चार्ज का, जैसे कि रिवर के अंदर वाटर का फ्लो होता है। ऐसा कहीं हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये पहली बार ही हुआ है जब हम पढ़ रहे हैं कि जब अगर चार्ज फ्लो करने लग जाता है तो क्या होता है। तो वही कहना चाह रहा है ये कि अगर कुछ चार्ज है आपके पास, अगर उसको आप फ्लो करवा दो तो कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। तो वो कैसे डिफाइन करता है उस करंट को? करंट को डिफाइन करता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो जैसे रिवर है, हमारे पास कोई रिवर है, उसमें वाटर का फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो। यही तो होता है ना करंट, वाटर करंट, रेट ऑफ फ्लो। कितनी तेज नदी बह रही है, कितना तेज पानी चल रहा है उसमें, तो जितना तेज पानी चलेगा उतना बोलेंगे वाटर करंट ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ट्रैफिक में बोलते हैं कि ट्रैफिक ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं सड़कों पे और ज्यादा गाड़ियों का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो वही है यहाँ पे कि चार्ज अगर फ्लो करता है कुछ तो वहां पे हम बोलते हैं कि चार्ज के फ्लो करने से करंट आ जाता है, उसको हम करंट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई क्यू चार्ज है और बहुत सारे बना लेते हैं, चलो क्यू बना लेते हैं। क्यू क्यू यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी में क्या है, रिवर के अंदर क्या है, पानी, और पानी के अंदर रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें मॉलिक्यूल्स ही तो हैं वाटर के। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वही तो डिटरमाइन करता है कि कितना वाटर फ्लो करेगा पर सेकेंड और कितना पानी निकल जाएगा, कितनी तेज निकलेगा, ये सब। तो ऐसे ही हम एक क्या करते हैं, हम एक रिवर सी बना लेते हैं। रिवर सी बना लेते हैं किसकी? चार्ज की, जिसमें चार्ज है, पानी की जगह चार्ज बना लेते हैं। ठीक, ऐसे बना लेते हैं। देखो अब मान लेते हैं कि ये एक लाइन ऐसे बना लेते हैं और एक और लाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक और लाइन बना लेते हैं। अब इसमें यह है कि इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं यार। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक, अब सोचो कि जब ये चार्ज फ्लो करेगा, मतलब मान लो आगे जा रहा है, तो आगे जाएगा, पहले ये चार्ज घुसेगा, उसके पीछे ये दूसरा घुसेगा, फिर तीसरा घुसेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्रॉस सेक्शन को, ये जो क्रॉस सेक्शन, ये लाइन को कितने चार्ज ने पास किया। सपोज ये t = 0 पे सिचुएशन है। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि ये चार्ज, दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये चार्ज निकल के यहां पहुंच जाता है Q, उसके नीचे वाला भी पहुंच जाएगा ऐसे, और ये भी पहुंच जाएगा, उसके पीछे वाला Q, फिर ये Q, फिर ये Q, उसके पीछे वाला ये Q हो गया। ठीक है, और फिर इसके पीछे वाला एक और। लेकिन यहां पे देखो कितने हैं, 1 2 3 5, एक लाइन में 5 चार्ज हैं, तो यहां पे लेकिन चार्ज ही घुसे हुए हैं 4। तो मैं बोलूंगा कि एक तो बाहर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये जो कितने चार्ज हैं, ये 5 × 3 15 चार्जेस थे इस लाइन के जस्ट पहले रुके थे। ये t = 0 पे इस लाइन से जस्ट पहले थे। अब जब ये चार्ज चलने लग जाएंगे तो ये वाला चार्ज, सबसे आगे जो चार्ज है, मान लो कि यहां पहुंच जाता है किसी टाइम पे, कोई टी टाइम है, वो ये वाला चार्ज यहां पहुंच गया, तो ऐसे ही इसके पीछे वाला चार्ज भी पहुंच जाएगा। और मान लेते हैं कि अभी 4 चार्ज अंदर हैं और मतलब ये एक लाइन के जो 4 चार्ज हैं वो अंदर आ गए और एक बाहर रह गया। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इस सेक्शन को टी टाइम में कितने चार्जेस ने पास किया। ठीक है, तो वही डिटरमाइन करेगा करंट। करंट ऐसे डिफाइन करते हैं कि इस सेक्शन को, ये जो लाइन बना रखी है ना ये वाली, इस सेक्शन को टी टाइम के अंदर कितने चार्जेस ने पास किया, वो वाला चार्ज डिवाइडेड बाय करंट, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो कितने चार्जेस ने पास किया, ऐसे बोलेंगे ये कितने चार्जेस हैं, 15 इंटू, यहां पे हम बोल देंगे, इसको बोलेंगे करंट, जो भी इस केस में जो करंट होगा, करंट
ये जर्नल डेफिनेशन है, ठीक है, बाकी तो हम बाद में भी पढ़ेंगे। ये करंट जरूरी नहीं है कि चार्ज में लगाए हम, ये पानी में भी लगा सकते हैं। ये अगर लोग ऐसे चल रहे हैं, मान लो लोग भाग रहे हैं सड़कों पे, तो उस केस में भी बोल सकते हैं कि लोगों का जो करंट है, लोगों के मूवमेंट का करंट वो कितना है, ठीक। तो करंट क्या हो जाएगा, यहां पे कितने चार्जेस हैं, 4 इधर हैं और 3, 12 हो गए ना। 12 इंटू क्यू, 12 क्यू अपॉन टाइम टी, ये हो जाएगा करंट, ठीक। तो यही बोलना चाहता है वो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी तरफ करंट की डायरेक्शन होगी, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, आई, ये भी करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक। या नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ जा रहा होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता वो लेफ्ट टू राइट जाता, तो हमारा करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है करंट, और नेगेटिव चार्जेस के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो वही बोलना चाह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट होगा। अब देखो आई को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जैसे हमने 11th में पढ़ा है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी dx बाई dt होती है ना, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, वो डिफरेंशिएशन। वैसा ही है ये, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। और कभी कभी हम एवरेज करंट भी निकालते हैं। एवरेज करंट तो सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि जितना चार्ज पास किया अपॉन जितना टाइम लगा उसको चार्ज पास होने में, जैसे हमने यहां पे निकाला, ये एवरेज करंट ही है कि कितना चार्ज पास हुआ इस लाइन से, ठीक है, अपॉन कितना टाइम लगा, तो टी टाइम लगा, और कितना चार्ज पास किया, ये 12Q। ऐसे हम दिखा सकते हैं एवरेज करंट। लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर फॉर्मूला ये है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। तो ये आगे देखो ये क्या बोलता है, Q इज द चार्ज फ्लोन थ्रू अ सेक्शन इन टाइम टी, वही चीज है जो हमने यहां पे सीख ली। Q जो, वो भी Q उतना चार्ज है जितना एक सेक्शन से फ्लो किया A और T टाइम के अंदर। और क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। देखो करंट की तो डायरेक्शन होती है ना, जैसे यहां पे दिखा रहा है हमने करंट की डायरेक्शन, लेकिन ये फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि देखो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक वायर ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ऐसे समझ लो, ठीक, यहां से आया सपोज 3 एम्पेयर करंट आया, इसमें चला गया 1 एम्पेयर, और इसमें चला गया 2 एम्पेयर। ऐसा ही होता है ना, जब मान लो 3 एम्पेयर की जगह, ये करंट की जगह मान लो पानी है, पानी आया 3 लीटर, तो 1 लीटर यहां चला गया तो 2 लीटर यहीं से आएगा, ठीक है, पाइपलाइन समझ लो उसको। पानी का फ्लो और करंट का फ्लो तकरीबन सेम, हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं, ठीक। तो करंट यहां से आया 3 एम्पेयर, 1 एम्पेयर यहां चला गया, 2 एम्पेयर यहां जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको, इस वायर को इसकी जगह ऐसा कर देता, ये इधर कर देता, इधर मोड़ देता, तो क्या फर्क पड़ता, इन दोनों करंट पे क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो है, लेकिन उस डायरेक्शन से हम डायरेक्शन थोड़ी चेंज भी कर देते ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और इस चीजों में डिफरेंस क्या है, वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करते ही सिचुएशन सारे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। यहां पे डायरेक्शन चेंज करके कोई रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। इस वायर को आप हॉरिजॉन्टल कर दो, चाहे वर्टिकल कर दो, चाहे बीच में लगा दो, यहां लगा दो, ऐसे लगा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्शन का यहां पे सिर्फ, यहां पे वेक्टर की तरह नहीं है, ये डायरेक्शन चेंज भी कर दोगे, अगर किसी वायर को घुमा भी दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम स्केलर बोलते हैं। वैसे तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन ये सब आपके कोर्स में नहीं है। आप ये मान के चलो कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, क्योंकि उसकी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज भी कर देते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज का मतलब ये नहीं कह रहा मैं उसको उल्टा कर दो, ठीक है। चेंज का मतलब क्या बोल रहा हूं, चेंज का मतलब ये डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल में लग रही थी, अभी देखो यहां पे ऐसे बना लेते हैं इसको, ये ऐसे बना लेते हैं, मान लो ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल में 3 एम्पेयर जा रहा था,
अगर इसको मैं वर्टिकल भी कर देता ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसीलिए डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता कि हम वायर को कैसे ओरिएंट करें, कैसे घुमाएं, बस कनेक्शन सही होने चाहिए। और इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और बोल रहा है कि इट्स एसआई यूनिट इज एम्पेयर, इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर है। एम्पेयर बोलते हैं इसको, एक साइंटिस्ट का नाम है ये, इसके नाम पे डाल दिया इसको एसआई यूनिट को। करंट की एसआई यूनिट हो गई एम्पेयर ए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ये ड्रिफ्ट क्या होता है। देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई कंडक्टर है हमारे पास, वो ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, मान लो कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली घूमते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यहां बना लो उसको, जो भी है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे और उनका रैंडम मोशन हो रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो ऐसे हर किसी की कोई ना कोई वेलोसिटी है, एक दूसरे से सब टकरा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है रैंडमली। ठीक है, ये हमें पता है, ये ऐसा होता है अगर हमने कोई कंडक्टर को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो हमें पता ही है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दें इस कंडक्टर में, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे? नहीं, ये इनका मोशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं फ्रीली, तो इनके ऊपर भी फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाएगी तो ये तो फिर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो इनका पुराना मोशन था, पुराना जैसे ये पहले चल रहे थे, घूम रहे थे रैंडमली, अब वैसे नहीं घूमेंगे, थोड़ा अलग तरीके से घूमेंगे, क्योंकि अब ये इनके ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाले कैसे? हमें तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है ना, लेकिन हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जब चार्जेस सारे रुके हुए हों और सारे चार्जेस रुके हुए हों, तब उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। लेकिन अगर हम, और ये भी पढ़ा है हमने कि कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है, कंडक्टर के हर पॉइंट पे, अंदर हो चाहे सरफेस पे हो, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी चल रही है, मतलब अगर चार्जेस, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नजर से देखें तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से 2 पॉइंट का पोटेंशियल, कंडक्टर के अंदर ही 2 पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग कर दें, तो उससे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। कैसे पैदा हो जाएगी? हमने ये पढ़ा है कि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ा है ना, ई डॉट डी आर। अगर हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस dv पैदा कर दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी। तो कितनी तो इसके अंदर, अगर हमने इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया, कंडक्टर के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी। कैसे पैदा हो जाएगी? ऐसे पैदा हो जाएगी, इस रिलेशन से। लेकिन अब हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल, कंडक्टर के अंदर किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल, हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। तो अब ये अलग अलग कैसे होगा? अलग अलग होगा बैटरी जोड़ के। ठीक है, जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा कि हम अगर 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट को बैटरी से जोड़ देते हैं। कैपेसिटर में होता क्या है? 2 मेटल प्लेट्स ही तो होती हैं, उनको अगर हम बैटरी से जोड़ दें तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देंगे तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग हो जाएगा। देखो यहां पे जैसे हमने किया, एक सिलेंडर ले लिया और उसको हमने बैटरी से जोड़ा है, V वोल्ट की बैटरी मान लीजिए। तो ये क्या करेगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगा। तो ऐसे पैदा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस
अगर हमने बैटरी ना जोड़ी होती तो सिलेंडर के इस कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता, लेकिन बैटरी जोड़ने के बाद ऐसा नहीं होगा। ये इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। ये वाला ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा है। हमें पता है कि बैटरी का ये जो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल है ये हायर पोटेंशियल बोलते हैं इसको, और ये नेगेटिव वाले को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। तो हायर पोटेंशियल ये इस पॉइंट का हो जाएगा क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और इस पॉइंट का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कम वाला पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस कंडक्टर के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मतलब यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल, इस पॉइंट पे कम पोटेंशियल। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये हम पढ़ चुके ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल मतलब यहां से लोअर पोटेंशियल तक जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से वहां तक जाएगी। जैसे दिखा रखा है ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अब पैदा हो जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का यह तरीका होता है कि आप दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दें। वैसे तो कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन अगर बैटरी से जोड़ दें तो अब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी ऐसे। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पैदा हो जाएगी ना इस रिलेशन से। ठीक, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा कर दी, तो क्या होगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मोशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहां पे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडमली घूमते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो है तो रैंडमली घूम रहे हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी करके इसके अंदर डाल दी तो इलेक्ट्रॉन का मोशन थोड़ा अलग हो जाएगा। तो वही इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन जैसे पहले चल रहा था वैसा नहीं होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वही कितना कैसा चेंज होगा वही देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कंडक्टर का। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा तो टकराएगा भी एक दूसरे से, कभी किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, कभी किसी एटम से टकरा रहा है, तो रैंडम मोशन ऐसे घूमता रहेगा। तो ये देखो यहां पे हमने बनाया ए बी सी डी ई, इतना ही ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ। ठीक है, और यहीं से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी शुरू कर दी। ए के तुरंत बाद ए पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी, ए के जस्ट बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो क्या होगा, पहले इसका मोशन ये था ए बी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, लेकिन अब मोशन कुछ और ही हो जाएगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, तो इसका मोशन जैसा पहले था थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये बी की जगह बी डैश पे पहुंच जाएगा। अब मतलब ये मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये वाला पाथ है ए बी सी डी ई लिखा हुआ, देखो ये जो ब्लैक से बना रखा है ये लाइन से, ये है पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले ऐसा पाथ होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये वाला पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेड वाला डॉट से बना रखा जो डैश से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता, थोड़ा ऐसा हो जाता कि बी पे पहुंचने के बजाय ये बी डैश पे पहुंचता, अब उसके बाद ये बी से सी जाता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, लेकिन अब ये दोबारा से बी डैश से सी डैश जाएगा, थोड़ा और डिफ्लेक्ट हो गया। यहां पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, बी डैश से बी डैश, बी से बी डैश, थोड़ा डिफ्लेक्शन हो गया ना। डिफ्लेक्शन का मतलब ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं अब कि कितना ड्रिफ्ट होगा, क्या किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा वो सब। तो पहले ड्रिफ्ट समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो बी पे पहुंचता, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो बी डैश पे जाएगा, तो इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट हो गया इतना सा। ठीक है, अब बी डैश से सी डैश जाएगा तो थोड़ा और ड्रिफ्ट हो गया, अब सी डैश से डी डैश जाएगा थोड़ा और ज्यादा ड्रिफ्ट हो गया, अब डी डैश से ई डैश जाएगा थोड़ा और ज्यादा हो गया। तो ऐसा होता रहेगा, तो फिर ड्रिफ्ट बढ़ता रहेगा। तो इसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक, ये यहां से यहां पहुंच गया ना थोड़ी देर में, तो कितनी देर में पहुंचा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो भी है इतना डिस्टेंस चला,
कितने टाइम में? इतने टाइम में। यहां से बी, यहां से ए से बी डैश, सी डैश, ई डैश, डी डैश, ई डैश गया, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ई डैश पे होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले ई पे होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये ई पे पहुंच जाता, तो ये एक्चुअली इतना ड्रिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यही बताता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही है ड्रिफ्ट। ठीक, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ इसने, इट इज द वेलोसिटी विद विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर gets drifted under the influence of electric field inside the conductor when a potential difference is applied across the conductor। मतलब ये वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो कि जिससे वो ड्रिफ्ट करेगा। जैसे कि मान लो, अब देखो हम क्या करते हैं, एक पोर्शन ले लेते हैं, ए से बी तक ले लेते हैं, उसको जूम करके यहां पे दिखा देते हैं। देखो ए बी, अभी एक ही ले लेते हैं, ये क्या चीज है, ये ऐसे क्यों जिगजैग क्यों चल रहा है, रैंडम क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां पे कोलिजन हुआ होगा किसी से, ए से बी गया, यहां से किसी से टकरा गया होगा तो उसका पाथ चेंज हो गया, फिर यहां पे कहीं टकरा गया होगा, फिर यहां पे चेंज हो गया इसका पाथ, फिर दोबारा टकरा गया होगा, ऐसे टकराता रहेगा जो जिगजैग होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हम एक ले लेते हैं ए से बी, मतलब दो कोलिजन के बीच में हम एक पाथ ले लेते हैं। ठीक है, उसको स्टडी कर लेते हैं, बाकी सबका वैसे ही सिमिलरली वैसे ही स्टडी हो जाएगी। तो ए से बी हम ले लेते हैं कि दो कोलिजन के बीच में ए से बी चला इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ए से बी जाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे हमने लगा दिया, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए से स्टार्ट हुआ वैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ए से सीधा डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा और बी डैश पे पहुंच जाएगा। इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट, ये वाला, ये है ड्रिफ्ट हमारा। ठीक, और ये कितने टाइम में होगा, कुछ तो टाइम में होगा ना, यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लगेगा कुछ तो लगेगा, तो जो भी टाइम लगेगा उसके हम ये बता देंगे कि इतना ड्रिफ्ट हो गया, इतना डिस्टेंस चला अपॉन टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको निकालने के भी तरीके हैं, वो अभी देखते हैं, उसका डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें समझ लीजिए कि ड्रिफ्ट है क्या। ड्रिफ्ट ये है कि कितना वो अपने पुराने वाले पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, उसका नया पाथ कुछ हो जाएगा, पुराने वाले पाथ से नया पाथ में कुछ डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस आया उसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक, और ये पाथ अलग अलग कैसे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं लगाई थी तो ऐसा पाथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा दी तो ऐसा पाथ आ गया, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया उसी से हम ड्रिफ्ट निकाल लेंगे। तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि ए से बी ही लेते हैं, ये इतना पोर्शन लेते हैं, दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देंगे तो फोर्स लगेगा ना कुछ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन को अभी इतना कुछ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर डायरेक्शन के बारे में बाद में बताऊंगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है ना। अब 400 में पता है इलेक्ट्रॉन है, ई लिख लो, छोटा ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर क्रिएट हो गई, जो भी इसके अंदर क्रिएट हुई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी कंडक्टर के अंदर हमने क्रिएट कर दी ना, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग जाएगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब हमें पता है कि फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, तो जितनी देर के लिए आएगा वो जो भी है, ए से भी जा रहा है, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा उसमें, तो उस इसको फोर्स को इसके बराबर रख देंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ई। ठीक, अब एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारा ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब देखो यहां पे हम अगर ए से बी डैश की बात करें, ए से बी डैश जा रहा है ना, तो कुछ तो टाइम लगेगा, वो टाइम ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, चलो टी टाइम लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट है, देखो ई, ये छोटा ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, यही मान लेते हैं कांस्टेंट। ठीक, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या चीज है, ये जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं, ये वाली इक्वेशन जो हमने 11th में पढ़ी है। ठीक, तो v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी
जो भी फाइनल होगी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कुछ होगी प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ई अपॉन एम टी। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन अगर हमारे पास तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, 10 की पावर 20, 25, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो उनके लिए कैसे करेंगे, उनके लिए हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि हर एक का कोलिजन अलग होगा, हर एक का जो टाइम होगा वो अलग होगा, हर एक की वेलोसिटी कुछ थोड़ी अलग होगी, तो हम थोड़ा एवरेज निकाल लेते हैं। तो टेकिंग एवरेज सबके लिए, ठीक है, टेकिंग एवरेज फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा ये, इसको ले लेंगे, इसको एवरेज ऐसे लिख लेंगे, सिग्मा, सिग्मा जानते हो ना, ये समेशन होता है, ये सम करने का काम आता है, मतलब ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ना, क्या करेंगे हम यहाँ पे सबका समेशन ले लेंगे, ये समेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय n, n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऐसी तो करेंगे, ये v1 प्लस v2 प्लस v3, अरे समेशन एवरेज होता क्या है, एवरेज होता ना v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वही किया हमने। ठीक, इक्वल टू, तो समेशन दोनों तरफ लेना है, u अपॉन n, ये हो गया, और प्लस यहां पे भी समेशन लेना है, e t अपॉन m, ठीक, अपॉन n। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे, इस चीज को सिग्मा v अपॉन n को बोल देंगे v एवरेज, v एवरेज बोल देंगे, और ये हो जाएगा हमारा u एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी एवरेज, प्लस, और ये ई स्मॉल ई कैपिटल ई और m, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ई अपॉन m, और ये सिग्मा t अपॉन n को बोल देंगे t एवरेज। तो ये हो गया हमारा, ऐसी इक्वेशन बना ली हमने। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको कि जब ये u एवरेज क्या चीज है, u एवरेज वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी है सबकी, एवरेज का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज मतलब जब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन था तब उसकी वेलोसिटी, वो तो उतनी वेलोसिटी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी, है ना, मतलब अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को देख लूं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को की ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो उतनी होगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जस्ट पहले थी, यही होगा ना इनिशियल वेलोसिटी। हर किसी का पाथ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ होगा, रैंडम पाथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा वो पाथ, तो जहां से भी स्टार्ट होगा वहां पे वेलोसिटी जो है, हमने वो इनिशियल वेलोसिटी ली है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, क्योंकि वहां के जस्ट बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना शुरू किया है। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी हम तब लेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो फिर हमें पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडमली घूमते रहते हैं, तो रैंडमली का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएगा, एक उधर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो सब के सब अपने मोशन को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर देंगे, तो u एवरेज हो जाएगा 0, u एवरेज 0 हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in absence of electric field is 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो जो नेट मोशन था उसका वो 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैंसिल कर देगा। ठीक, तो ये हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी सबकी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। नेट मोशन इज 0 इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक, तो ये आ गया हमारा। और इसी वी एवरेज फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये कुछ होगा, क्योंकि ये देखो ये तो जीरो हो गया और ये इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू होगी तो वो उसके बराबर होगी, तो वी एवरेज को ही बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम वीडी से नाम देते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको हम शॉर्ट में वीडी बोल देते हैं। वीडी, वी एवरेज ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और उसको हम वीडी बोल देंगे। तो अब और ये टी एवरेज क्या चीज है? टी एवरेज को बोला जाता है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। टी एवरेज हो जाएगा हमारा, टी एवरेज को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और क्या मतलब है इसका? ये वो टाइम है जब जब इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में ले रहा है, ठीक है, ये वही टाइम है। ये जो टाइम था हमारा, ये क्या चीज थी? ये वही था ना कि यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम ये लगाता है, क्योंकि यहां पे एक कोलिजन हो गया, दूसरा कोलिजन यहां पर होगा, तो दो कोलिजन के बीच में स्टडी कर रहे हैं ना हम, तो दो कोलिजन के बीच में ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो फ्रीली मूव कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि दो कोलिजन के बीच में ये रिलैक्स हो गया, ये अपनी मर्जी से चल रहा है अब, ठीक है, किसी से ये कोलाइड नहीं कर रहा। कोलाइड ये करेगा बी डैश पे, और ए डैश पे भी किसी से कोलाइड किया होगा, तो दो कोलिजन के बीच में टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो उसी का एवरेज जो हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा पूरे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो ये इसको बोलेंगे टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और इसको हम इसका सिंबल बनाते हैं टाउ से। ये तो हम क्या हो जाए, ये इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, देखो ये वीडी है, ये वी एवरेज तो वीडी बोल दिया हमने, टी एवरेज को टाउ बोल दिया, और यू एवरेज तो जीरो है, तो क्या हो जाएगा वीडी ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। ये वीडी हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमने निकाल दी, और यही है इसका डेरिवेशन। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे भी समझते हैं कि जो हमने कंडक्टर एज्यूम किया था ना, ये वाला एक सिलेंडर जो था हमने, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करती थी बैटरी लगा के, उसको मैं दोबारा बना रहा हूं, यही वाला सिलेंडर, ये वाला, ये इसको मैं दोबारा बना रहा हूं। ठीक, तो ये वो है सिलेंडर, और इसके अंदर अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे इतनी वेलोसिटी से, कि क्या मतलब हुआ उसका, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके अंदर ऐसे चलने लग जाएंगे इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ऐसे चलने, ऐसे मान सकते हो आप कि ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं इतनी वेलोसिटी से। ये हम मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि हमने तो एवरेज निकाल दिया ना, तो कोई ज्यादा चल रहा होगा, कम चल रहा होगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ये है कि इतनी वेलोसिटी से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली वो इस तरफ नहीं जाएगा, वो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएगा, ऐसा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पीछे की तरफ मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, बैटरी को उल्टी लगा देते हैं, ठीक है, पीछे मान लेते हैं। तो जो भी है, डायरेक्शन का ऐसा कोई अभी लफड़ा मत समझिए कि डायरेक्शन अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको बता दूंगा कि करंट की डायरेक्शन कहां होगी, जो भी होगी, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा वो वीडी वेलोसिटी से चलेगा इस तरफ। ठीक, तो अब इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो बना लेते हैं। देखो पहले मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से आगे चलेंगे, ये चलते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर जाएंगे। ठीक, यहां पे बैटरी जोड़ देते हैं, चलो ऐसे, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बैटरी उल्टा जोड़ना पड़ेगा तभी, ऐसे
ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आए, हायर पोटेंशियल ये हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, लेफ्ट की तरफ आएगी, तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर जाने के लिए हम बैटरी को उल्टा कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी लेफ्ट की तरफ और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ये आगे जाएंगे धीरे धीरे वीडी वेलोसिटी से। अब मान लो कि ये इस तरफ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए थोड़ी देर बाद, ये t इक्वल टू 0 मान लो, यहां पे t इक्वल टू 0 है। ठीक, अब थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब वो भी होंगे बीच में, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि एक क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज ने पास किया और अपॉन टाइम कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा, तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच जाएंगे, बीच में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मैंने बनाए नहीं है, इनके पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये वाली लाइन यहां पहुंच जाएगी। कितने टाइम में पहुंची? सपोज टी टाइम में पहुंची। ठीक, और कितना चार्ज होगा, ये कितना चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास किया, इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करेगा, उतना चार्ज पास करेगा जो इसके अंदर भर जाएगा पूरा। तो भर कितना जाएगा, यहां पे हर जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसको ही बना देते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होंगे, भर जाएंगे। तो देखो अगर t इक्वल टू 0 पे, ऐसे समझ लो ये वाली लाइन थी इलेक्ट्रॉन की और इसके पीछे तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, तो जैसे ही अब ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जाएंगे तो वो तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आने लग जाएंगे इसमें। और जब ये जो लाइन है इस सेक्शन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब यहां पहुंचेंगे इस वाले सेक्शन पे, तो इसके क्या होगा, इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन सारे भर जाएंगे ना इसके अंदर, तो वही है ये, भर जाएंगे इसमें सारे। ठीक, ऐसे बना लेते हैं। अब देखो इस क्रॉस सेक्शन से, अब ये वाली लाइन इलेक्ट्रॉन की कितना टाइम लगा यहां जाने में, t टाइम लगा ना, t इक्वल टू 0 से लेके t तक, तो t टाइम लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेंगे तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी तो पता होना चाहिए, तो तभी तो करंट निकाल पाएंगे हम। तो करंट होगा क्या, करंट होगा, करंट को बोल देंगे I इक्वल टू चार्ज पास्ड अपॉन टाइम, सिंपल। और चार्ज कितना पास करेगा इस वाले क्रॉस सेक्शन से t टाइम के अंदर, टाइम तो चलो t है, इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करेगा, उतना ही चार्ज पास करेगा जो ये भर चुका इसके अंदर। ठीक है ना, ये जो भर गया चार्ज यही पास करेगा। तो ये कितना चार्ज है, अब एक चीज और डिफाइन करनी पड़ती है हमको यहां पे, n, स्मॉल n, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये V बैटरी है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो n है। ठीक है, इसको हमको यहां पे डिफाइन किया है, ये एक टर्म है जिसको हम यूज करेंगे। अब अगर मान लो इसका एरिया है A, क्या है एरिया, A मान लेते हैं, एरिया A, और लेंथ मान लेते हैं इसकी L मान लेते हैं, चलो L, सिलेंडर की लेंथ। तो अब इस पूरे सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, वही तो चार्ज पास किया ना इस सेक्शन से, तो कितना चार्ज भरा हुआ है, कितने वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, वॉल्यूम कितना है उसका, वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, A इंटू L। ठीक, वॉल्यूम तो इतना हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, n, स्मॉल n क्या चीज है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n के बराबर। तो फिर इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स,
तो Al वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, n इंटू Al। सिंपल, जैसे एक वॉल्यूम में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, तो दो वॉल्यूम में कितने होंगे, 20 हो जाएंगे ना। 5 वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 10 वॉल्यूम में 100 हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Al वॉल्यूम में NaL हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्ज पास बोल सकते हैं। चार्ज पास जो आया, चार्ज पास्ड क्या हो जाएगा, चार्ज पास Q ले लेते हैं इसको, Q अपॉन T ले लेते हैं। तो चार्ज पास्ड Q कितना हो गया, N इंटू, ऐसे नहीं, एक मिनट, उसको ऐसे लिखते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, N इंटू Al। यही तो है ना कि एक वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो Al वॉल्यूम में NaL, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू NaL। ठीक, अब ये जो NaL, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E के बराबर, तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। तो चार्ज, टोटल चार्ज, जो भी चार्ज पास, अब बोलेंगे चार्ज पास्ड, चार्ज पास्ड Q, ये हो जाएगा NaLE, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे तो E चार्ज है और कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो पास कर गए इस सेक्शन से, इतने इलेक्ट्रॉन है NaL। तो NaL इंटू E हो जाएगा टोटल चार्ज जो भी पास हुआ इस सेक्शन से। ठीक, अब इसको उसमें रख देंगे, यहां पे रख देंगे Q की वैल्यू, और करंट आ जाएगा। तो करंट कितना आ गया, करंट आ जाएगा NaLE बाय टाइम, जो भी टाइम लगा ये सब चार्ज अंदर घुसने में, सारा ये इस वाले इलेक्ट्रॉन, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक जाने में जो टाइम लगा वही टाइम है T। ठीक, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक जाने में T टाइम लगा रहे हैं, और कितना डिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन चले, ये चले L, और कितनी वेलोसिटी से चले, Vd वेलोसिटी से। तो हम बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L। तो हम बोल सकते हैं L डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल किया L, इनकी स्पीड है Vd और टाइम लिया T। तो हम बोल सकते हैं L इक्वल टू Vd इंटू T बोल सकते हैं। अब हम T की वैल्यू निकालेंगे, T कितना आ गया, L अपॉन Vd। तो अब टाइम की वैल्यू यहां डाल देते हैं, यहां पे तो करंट आ जाएगा हमारा। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो I इक्वल टू NaLE अपॉन टाइम कितना निकाला था, L बाई Vd ना, L बाई Vd तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा। अच्छा, ये LL कट गया, तो करंट क्या आ जाएगा बताओ, करंट आ गया NaEVd, ये हो गया ना NaEVd। तो हमने करंट का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया। ठीक है, और देखो, और इसमें अब और आगे बढ़ते हैं। Vd की वैल्यू क्या थी, Vd की वैल्यू ये थी E टाउ अपॉन m। तो इसको वहां पे रख देते हैं। तो देखो यहां पे हमने जो एक्सप्रेशन निकाले हैं, थोड़ा आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक Vd का फॉर्मूला है और एक हमारा निकाला है हमने ये करंट का फॉर्मूला NaEVd। तो ये दो एक्सप्रेशन थोड़ा याद रखने हैं। अब Vd की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो I इक्वल टू आ जाएगा NaE, Vd क्या था, Vd था E टाउ अपॉन m, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो E स्क्वायर आ जाएगा। ये I की वैल्यू हो जाएगी NaE स्क्वायर E टाउ अपॉन टाउ को इधर लिख लेते हैं, चलो E टाउ E स्क्वायर टाउ E अपॉन m, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं इसको हम, अच्छा एक चीज और देखते हैं। देखो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हायर पोटेंशियल यहां है, लोअर पोटेंशियल यहां पर है। ठीक है, और dV इक्वल टू हमने क्या माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, और हम
ये जानते हैं कि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कांस्टेंट माना है, तो क्या मान सकते हैं कि अगर ये ऐसा एक सिलेंडर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगी हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये v1 और v2 मान लो, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू ई इंटू एल बोल सकते हैं कि नहीं। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक तो पोटेंशियल घटता है, वो तो ठीक है, और दूसरी चीज हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू एल सीधा, जैसे हमने पढ़ा था ना ई डी कॉस थीटा, तो वैसे ही हमने लिख दिया ये ई इंटू एल। तो हम बोल सकते हैं ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सिंपल v लिख देते हैं, इसको v2 माइनस वी1 को v ले लें, क्योंकि उतने ही वोल्ट की तो बैटरी थी v1 माइनस वी2 v के बराबर, तो v1 माइनस वी2 को हमने v ले लिया और ई एल के बराबर हो जाएगा, तो e इक्वल टू वी बाई एल हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे v बाई एल रख सकते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा n a e स्क्वायर टाओ अपॉन m, और l भी आ जाएगा v बाई एल आ जाएगा, तो v और l यहाँ पे ले लो, इसको अलग लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, v बाई एल हो गया। अब क्या करें, अब v को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू i इंटू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाओ, ये आ गया। अब देखो, अब ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ आप पढ़ चुके हो, एक बार मैं बता देता हूं आपको ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ बोलता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द रेजिस्टर, ये तो पता है हमको, तो V इक्वल टू आई आर, ये सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस। ठीक, तो V इक्वल टू आई आर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो V इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम सीधा बोल सकते हैं कि R की वैल्यू है ये R ही है रेजिस्टेंस, तो हमने एक्चुअली रेजिस्टेंस निकाल दिया, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया, M L अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, ए बी है ए। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अलग लिख लेते हैं इसको, एक मिनट, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ एल अपॉन ए। ठीक है, ये लिखने का क्या कारण है, ये लिखने का ऐसा ये रीजन है कि ये जो चीज है हमारी बन जाती है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये है आर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी ये, क्योंकि ये देखो इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है रेजिस्टिविटी, जो कि डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉन्स के मास पे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, नंबर डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम पे, रेजिस्टिविटी। और इसका सिंबल होता है रो, इसको दिखाते हैं हम, इसका एक्सप्रेशन ये आ जाता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, रो एल अपॉन ए। ठीक, तो हमने देखो बहुत सारे एक्सप्रेशन निकाल दिए, तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक करंट का एक्सप्रेशन, और दूसरा रखना है ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन, रेजिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, और रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और आती है हमारे यहां पे, इसके अंदर कंडक्टिविटी। ये क्या होती है कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल बस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, रेजिस्टिविटी क्या थी हमारी, ये थी ना m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, तो एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम, ये रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक, एक और टर्म आती है इसके अंदर करंट डेंसिटी। ये क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं J से, और ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, तो इसमें देखो इतना ही है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
जे इज, ऐसे लिख लेते हैं, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और देखो यहां पे हमने यूनिट की बात नहीं की। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये वैसे आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, ये। ठीक। और रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी, यहां से निकाल लेते हैं ना रेजिस्टिविटी, ये तो ओम हो गया, ओम। और ये मीटर है, लेंथ है ना ये मीटर, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर एक कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर आ जाएगा। ठीक। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है। और किसी की यूनिट तो सही है, बाकी सबकी यूनिट तो हमको पता ही है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं। इसमें कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी इज 1/रो है ना, तो जो रो की यूनिट होगी उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक। जे की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, सॉरी एक मिनट, इट्स यूनिट इज क्या यूनिट हो जाएगी, करंट अपॉन एरिया। मतलब करंट तो एम्पेयर होता है, और अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इट्स यूनिट इज एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक। तो हमने काफी टर्म्स देख लिए हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और देखते हैं, यहां पे हमने पढ़ा था ना ये एक्सप्रेशन, आई इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम इंटू ई। इसको दोबारा लिख लेते हैं, आई इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम इंटू ई। यही है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एन ए ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम ई। ठीक है। अब ए को मैं नीचे ले जा सकता हूं, करंट अपॉन एरिया, और लिख सकता हूं यहां पे एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम ई। ये कर सकता हूं। और ये हमें पता है क्या होता है, करंट अपॉन एरिया क्या होता है, जे इक्वल टू, और ये क्या होता है, इसको तो अभी रहने देते हैं ऐसी, एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम ई। अब इसको उठा के मैं उधर ले जाता हूं, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ इंटू जे। ठीक। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो रेजिस्टिविटी है रो, तो इसको लिख लेंगे E इक्वल टू रो इंटू जे। ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं इसको। ये स्केलर क्वांटिटी है रो, वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले ही पता था हमको। ये जे जो ये करंट डेंसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी सब इसमें स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस स्केलर। ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी मैं वो बता दूंगा आपको, बाकी सब स्केलर है। ठीक। रेजिस्टिविटी स्केलर है, कंडक्टिविटी भी स्केलर है, और क्या, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जे करंट डेंसिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और ये हम एक्चुअली इसी रिलेशन से आता है ये ओम्स लॉ, इसी रिलेशन से हम ओम्स लॉ निकालते हैं। ये V इक्वल टू आई आर भी यहीं से निकलता है। तो ये तो स्केलर फॉर्म है, इसको बोलेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि इसमें सारी चीजें स्केलर ही हैं, करंट स्केलर, रेजिस्टेंस स्केलर, और पोटेंशियल डिफरेंस वो भी स्केलर है। पोटेंशियल तो स्केलर है ही। स्केलर फॉर्म ऑफ
ओम्स लॉ बोल सकते हैं इसको, ओम्स, ओ बड़ा बना देते हैं, ओम्स लॉ। लेकिन ये जो है ये भी यही इक्वेशन हमने यहां से निकाली है, उसी इक्वेशन से हमने स्केलर फॉर्म निकाला और उसी इक्वेशन से ये, इसको बोलेंगे हम वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो ये हमने कुछ एक्सप्रेशन देख लिए, ये कुछ इसमें के अंदर डेरिवेशंस भी हैं, आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3.1 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि पहला पार्ट है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is 9 × 10⁻³ kg per meter cube and its atomic mass is 63.5 U. मतलब ये बोल रहा है कि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और ये सब चीजें दे रखी है, करंट दे रखा है, एरिया दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, वो होगा, ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर होगा, उसका कुछ एरिया दिया हुआ है, ये एरिया, और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी डी मान लेते हैं, और क्या दे रखा है, और करंट भी दे रखा है इसके अंदर से, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई वो दे रखा है, और क्या दे रखा होगा, ये एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। अच्छा ठीक है, चलो तो देखो हमको पता है कि आई का फॉर्मूला हमको पता है NEA VD, और हमको VD निकालना है, तो VD यहां से निकाल सकते हैं, पहला पार्ट है। VD क्या हो जाएगा, I/NEA, और हमको ये सारी वैल्यू पता है, N नहीं पता, बस E पता है। E तो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, और A एरिया दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, N नहीं पता, तो N निकालते हैं। चलो, तो अब इसने डेंसिटी दे रखी है, तो हम क्या मानते हैं, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब ही मान लेते हैं, ठीक, 1 मीटर क्यूब है। और तो मास कितना हो जाएगा उसका, डेंसिटी दे रखी है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो हमने 1 एज्यूम कर लिया, तो मास कितना आया, यह आ गया D × V, D तो D V तो 1 है, तो ये हो जाएगा मास 9 × 10⁻³ kg, ठीक, तो मास आ गया। अब इतना मास है हमारे पास ये मटेरियल, तो अब हम स्मॉल n कैसे निकालेंगे, स्मॉल n निकालेंगे कि ऐसे निकालेंगे, ये दे रखा हमको एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि इतने ग्राम, 63.5 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं ना, इतने ये होते हैं। तो अब ये इतने ग्राम में इतने एटम, तो इतने मास में कितने एटम, तो इतने मास में कितने एटम हो जाएंगे, 9 × 10⁻, अच्छा ये ग्राम है तो इसको हम इंटू 10⁻, चलो ठीक है, ग्राम केजी में कर लेते हैं इसको, 63.5 × 10⁻³ केजी में इतने एटम्स होंगे, तो 9 × 10⁻³ kg में कितने एटम होंगे, ये भी निकल जाएगा हमारा, कितना, 6.023 × 10⁻23 और इंटू 9 × 10⁻³ अपॉन 63.5 × 10⁻³ ठीक। तो ये इतने एटम्स होंगे हमारे पास इस इतने मटेरियल के अंदर, अगर हमने वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब माना है, ठीक। अब देखो इतने एटम आ गए। अब वो ये एक चीज ये बोल रहा है, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है, हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। कॉपर के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये एज्यूम करना है। तो जितने एटम है इसके अंदर, मटेरियल के अंदर, सारे एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे फ्री करने के लिए।
तो मतलब जितने एटम है हमारे पास ये वाले, उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ, इसको बोल देंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको छोटा n निकालना है, स्मॉल n। ये क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो 1 है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम क्या है? वो तो 1 है, हमने एज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल n की वैल्यू यही आ जाएगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और स्मॉल n आ जाएगा हमारा। इसको पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो 1 है। अगर हम 1 भी ना लेते, कुछ और ले लेते, तब भी वो कट कुटा जाता। ठीक है, अगर आप v भी ले लेते ना, तब भी वो कट जाता। इसने सिंप्लिसिटी के लिए 1 ले लिया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो ये आया, इतना ही हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये n की वैल्यू आ जाएगी 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3 पर मीटर क्यूब होता है ना। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम की तो यूनिट है। तो यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो वो 10 m की पावर -3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा n की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इसमें डाल देंगे और निकल जाएगा हमारा Vd। तो कर लेते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम और Vd निकाल लेंगे। तो Vd आ जाएगा, इसमें वैल्यू डाल लेते हैं इस फॉर्मूले में। I की वैल्यू दे रखी है 1.5 अपॉन n की वैल्यू हमने निकाल दी 8.5 इंटू 10 की पावर 28। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। और एरिया हमको दे रखा है, एरिया कितना है? 1 इंटू 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 हो जाएगा ये। इसको रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो Vd की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब देखो एक पार्ट तो हो गया हमारा, दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बी पार्ट है, ये बोल रहा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव। जो भी हमारी ड्रिफ्ट स्पीड निकली है उसको कंपेयर करना है किसके साथ? विद थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। थर्मल स्पीड का मतलब हुआ कि जैसे कॉपर का मटेरियल है, उसके अंदर जो एटम होते हैं कॉपर के, कोई भी मटेरियल है उसके एटम वाइब्रेट करते हैं, किसी ना किसी वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे। तो वो कितनी वेलोसिटी से करते हैं? तो वो देखो, हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अप्रोक्सीमेटली वो VRMS का फॉर्मूला है बी पार्ट में। खैर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि समझ लो, दे रखा है तो कर लेते हैं। VRMS का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। VRMS क्या? ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है एटम्स की किसी मटेरियल के अंदर, वो होती है ऑलमोस्ट ये 3RT अपॉन m। ठीक है, ये लगा सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली। ठीक, ये वैसे तो गैस के लिए पढ़ा था, लेकिन इसकी जगह हम ये भी दे सकते हैं। ये √3r की वैल्यू क्या थी? 8.314 अप्रोक्सीमेटली निकाल रहे हैं। ठीक है, हम ये 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री। तो 300 केल्विन ले लूं, 300 केल्विन ले लेते हैं। और मोलर मास कितना हो जाएगा? वो दे रखा है 63.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ऑलमोस्ट 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, वो बोल रहा है कंपेयर करने के लिए बस, ये 300 मीटर पर सेकेंड से उसके कॉपर के एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन ये देखो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की? ये कितनी कम है? बहुत कम है ना, 10 की पावर -3 बहुत छोटी है, इससे तो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक, तो ये हमने कंपेयर कर लिया कि ये Vd इज वेरी मच लेस देन VRMS। जिस स्पीड से एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड से बहुत ज्यादा है।
ठीक, पहला पार्ट हो गया बी का। अब देखो दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा वो, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड भी होती है, वो कितनी होती है, वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है जितनी लाइट की स्पीड होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये समझो कि मान लो यहां पे मैंने अगर एक चार्ज रख दिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लाइट को लगेगा उतना ही टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है, जितनी लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, ये आप याद रखना, इतनी तेज इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 3 × 10⁸, यही होती है ना स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। अब ये तो बहुत ही ज्यादा है, c मान लो उसको, तो ये vd जो है ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, एक्सट्रीमली स्मॉल। ड्रिफ्ट स्पीड बहुत छोटी है c से, ये कहां 10⁸ और कहां 10⁻⁻3। ये तो फिर भी बोल सकते हो कि ये जो Vrms है ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है इससे, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, चाहे स्पीड ऑफ एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो बोलो। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 3.2 देखते हैं। इसमें पहला पार्ट है, ये बोल रहा है इन एग्जाम्पल 3.1, पिछले एग्जाम्पल से ले रहा है ये, कि द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब मिलीमीटर पर सेकेंड में तो बहुत ही कम आया था, वो बहुत ही छोटा आया था, 10⁻³ में आया था ना ड्रिफ्ट स्पीड, तो वही बोल रहा है कि बहुत छोटा आया है, बहुत कम आया है। फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ अ फ्यू एम्पेयर्स, हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इतनी कम स्पीड है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, तो फिर एकदम से कैसे, जब हम आप सर्किट को क्लोज करते हो तो एकदम से कैसे करंट आ जाता है, कि इलेक्ट्रॉन तो बड़ा धीरे चल रहा है तो एकदम से कैसे करंट आता है। तो वही ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको देख लेते हैं, पहला पार्ट है। देखो इसमें क्या है कि एक हम कंडक्टर मानते हैं जिसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है, इसको ऐसे लगा लेते हैं, चलो रिवर्स में। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब यहां बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, मिलीमीटर में है, तो करंट एकदम से कैसे आ जाता है जब आप बैटरी जोड़ते हो। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये पूरी लाइन में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे चल रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा थोड़ा सा तो इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी तो आगे जाएगा, इसके पीछे वाला भी, इसके पीछे लगा हुआ वो भी आगे जाएगा, फिर ये जो तार के अंदर है ये भी आगे जाएगा इसके पीछे, फिर ये तार इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएगा, ऐसे ऐसे ये चलते रहेंगे, ये ऐसे चलेंगे, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा इसके बगल में ही ऐसे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर है इधर जाएगा, ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा इधर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा, और पीछे वाला ऐसे इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चलेगा वो आगे वाले को धक्का मारेगा और पीछे वाला फिर उसको जगह ले लेगा, तो ऐसे ही फिर आगे वाला अपने आगे वाले को धक्का मारेगा। तो ये धक्का मारते मारते चलते हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चलेगा उसी इंस्टेंट पे सारे इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलेंगे वैसे ही करंट आ जाता है। तो इसीलिए करंट जैसे ही हम सर्किट जोड़ते हैं वैसे ही करंट पैदा हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन भी चलने लगते हैं, भले ही धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन ये चलने से ही चार्ज फ्लो जो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है ना कंटिन्यूसली, उस वजह से। जैसे मान लो कि हमने मोटर, यहाँ पे एक पाइपलाइन है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये मोटर लगा रखी है, तो मोटर जैसे ही ऑन करेंगे तो पानी घूमने लग जाएगा ना तुरंत। ऐसा थोड़ी बोलोगे आपकी पानी धीरे चल रहा है तो फिर एकदम से पानी कैसे घूमने लगा। तो जैसे ही आप मोटर ऑन करोगे ये पानी एकदम से घूमना चालू हो जाएगा इस पूरे पाइपलाइन के अंदर। तो वैसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन एक चलेगा तो दूसरे धक्का मारेगा और सारे एक साथ चलते रहेंगे और
तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चलेगा वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे और तभी करंट पैदा हो जाएगा। ठीक, तो पहले पार्ट का तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन चाहे धीरे चले या तेज चले, चलेंगे वो सारे एक साथ ही। ठीक, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, but the force should cause acceleration. Then why then do the electrons acquire a steady average drift speed? ये बोल रहा है कि हमने ये पढ़ा है कि भाई ऐसे ऐसे चलता है, वो चलता है, ये हमने माना ना, ये ऐसे ऐसे माना था कुछ, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी तो कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके कुछ जाएगा। तो जब ये बोल रहा है कि जब दो कोलिजन के बीच में ये फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, फोर्स निकाला था ना हमने, फोर्स कितना निकाला था, QE, फोर्स कितना लगेगा, QE के बराबर EE। तो जब फोर्स लग रहा है तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी तो निकाला था हमने, E/m। तो बोल रहा है कि जब ये एक्सेलरेशन लग रहा है तो तुम्हारी स्पीड की कांस्टेंट कैसे आ रही है, एक्सेलरेशन के दौरान, एक्सेलरेशन आते ही स्पीड तो चेंज होने लगती है, ये देखो चेंज तो होने लगती है, लेकिन हमने तो एवरेज निकाला ना सबका। तो होता क्या है, देखो यहां से जब पार्टिकल चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहां जाएगा, तो इसके बीच में फोर्स लग रहा है, इसके बीच में रास्ते में एक्सेलरेशन होगा, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही टकराएगा आगे वाले से वैसे ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी, टकराने से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर दोबारा से फ्री हो जाएगा, यहां से टकराने के बाद दोबारा से फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा फिर दोबारा एक्सेलरेशन आएगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड बढ़ेगी तो फिर ये टकरा जाएगा एक और से, फिर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसा होता रहता है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक फोर्स लगने से स्पीड ज्यादा हो जाएगी, फिर टकराने से स्पीड कम हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा होता रहता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसी लेकिन हमने तो एवरेज निकाला है ना, कि ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, हम तो एवरेज से काम करते हैं। तो एवरेज जो निकालेंगे हम, उसको हम कांस्टेंट ही मानते हैं। ऐसे मान सकते हैं कि सबकी कुछ बढ़ रही है, कुछ कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो कुछ कहीं तो एवरेज मानेंगे हम। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो उसकी तो ऐसे ही होगी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, घट जाएगी, बढ़ेगी, घट जाएगी, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट भी कर लेते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन, और देखो इसमें एक चीज और है, ये जो होता है ना दो कोलिजन के बीच में टकराना, और जो इसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, ये इतने छोटे टाइम में होता है ना, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में होता है ये। नैनो सेकंड में क्या देखोगे, आपकी स्पीड बढ़ गई, घट गई, तो आप तो एक ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे घर में जो करंट आता है वो AC ऑल्टरनेटिंग करंट है। एक जैसे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब लगा है और इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, ऐसा होता है ना ये, कि करंट बढ़ रहा है, फिर यहां पे जीरो हो गया, फिर करंट रिवर्स हो गया, फिर दोबारा जीरो हो गया, ऐसे ऐसे करके होता है कुछ, कि करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है और जीरो भी हो जाती है। तो क्या बल्ब बुझ जाता है, नहीं ना। बल्ब क्या आपको फ्लक्चुएटिंग जैसा दिखता है कुछ, कि फ्लक्चुएट कर रहा है, उसकी रोशनी ऐसे कम ज्यादा हो रही है, क्या ऐसा होता है बल्ब में? एक्चुअली होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, वो इतनी जल्दी होता है। जो बल्ब है वो फ्लक्चुएट करता है अब ये देखो, ये जो ऊपर नीचे होता है ना, ये करंट, ये 1 सेकंड में 100 बार होता है, 100 बार, 100 टाइम्स 1 सेकंड में। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये करंट कम हुआ, कब ज्यादा हुआ। कि ये बल्ब के अंदर भी आपको उसको स्लो मोशन में, आपके पास कैमरा होगा अगर ऐसा कि जिससे आप स्लो मोशन में बल्ब को रिकॉर्ड कर पाए वीडियो, तो देखना वो फ्लक्चुएट करेगा स्लो मोशन में, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तो करंट कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप अगर ऐसे नॉर्मल देखोगे, बिना कैमरे के नॉर्मल आई से देखोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि फ्लक्चुएट भी कर रहा है, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी इतनी है नहीं। तो वो इतने छोटे टाइम में हो रहा है ना कि वो पता नहीं चलता। तो यही वही है, इतने छोटे टाइम में इसकी वेलोसिटी ज्यादा कम हो रही है, वो पता भी नहीं चलेगी, वो नैनो सेकंड में होता है। तो ऐसे बोल सकते हो कि ये ऑलमोस्ट स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, सारे एवरेज निकालने के बाद। अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट।
if the electron drift speed is so small and the electron's charge is small, how can we still obtain large amounts of current in a conductor? मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमारा देखो करंट क्या होता है NEAVD, ये बोल रहा है कि हमारा VD स्मॉल होता है यार। अभी आया ना, अभी वैल्यू निकाली थी हमने 1.1 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 तो बहुत छोटा हुआ VD। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कितना होता है 10 की पावर -19। जब ये दोनों इतने छोटे हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका अच्छा खासा कैसे आ जाएगा? ये भी तो छोटा आना चाहिए, ये छोटा नहीं आता क्योंकि जो n, ये स्मॉल n की वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 28, 29, 30 ऐसे होती है। देखो आपको दिखा देता हूं, अभी हमने निकाला था ना, ये यहाँ पे n की वैल्यू निकाली थी 8.5 × 10 की पावर 28। नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इतना ज्यादा है 10 की पावर 28। तो ये 10 की पावर, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना आता है 10 की पावर -19, ठीक है। और एरिया को ले लो कुछ 10 की पावर -23 ले लो, और VD की वैल्यू 10 की पावर -3। ये देखो करंट कितना ज्यादा आएगा, काफी ज्यादा आ जाएगा ये करंट, ठीक है। तो ऐसे इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि n की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, 10 की पावर 28, 29 ऐसे होती है, ठीक। तो ये हो गया, ऐसे हमको करंट मिल जाता है, इस वजह से ज्यादा आता है करंट। तो सी पार्ट कर लिया हमने, अब देखते हैं डी पार्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो हमने डेरिवेशन में भी किया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं डेरिवेशन में। यहां पे देखिए, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी तो फिर ये कैसा मोशन था, ये रैंडम मोशन चल रहा था, ठीक है, ऐसा ABCDE। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तब कैसा मोशन है? अरे तब भी रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन ही तो है, A, B', C', D', E', ये रैंडम मोशन ही हो रहा है। लेकिन पुराने वाले पाथ से थोड़ा सा अलग हो गया। थोड़ा सा अलग क्यों हो गया? क्योंकि थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है, थोड़ा फोर्स लग जाता है, थोड़ा इधर चला जाता है, खिसक जाता है इसका, ठीक है। तो खिसकते खिसकते इसकी वेलोसिटी आती है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो रैंडम मोशन तो अभी भी है, ठीक। ये जो स्पीड है ना, ये वाली स्पीड, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो A से B जाता, तो वो स्पीड मान लो 200 मीटर पर सेकंड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद A से B' जाएगा तो वो स्पीड भी 200 ही रहेगी, लेकिन वो खिसक जाएगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। A से B जाना था, A से B' जाएगा, उतनी ही स्पीड से जाएगा। ये स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड से अलग है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या चीज है? ये जो खिसका B से B' जो गया, ये कितने टाइम में गया, इससे निकलती है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। ये नहीं है A से B गया, रैंडम मोशन तो अभी भी चल रहा है, वो स्पीड की बात नहीं हो रही। स्पीड कौन सी है? जो वो खिसका, जितना वो ड्रिफ्ट हुआ, वो कितने टाइम में हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम वो निकलता है, ठीक है। ये चीज नहीं है कि A से B, ये A से B वाली स्पीड नहीं है, A से B', ये तो रैंडम ही चल रहा है अभी भी। देखो रेड वाला जो बनाया हमने, ये रैंडम ही है, बस थोड़ा पाथ चेंज हो गया, ठीक। तो इसमें देखो ये जैसे बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन? नहीं, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन तो तब भी होता है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा होता है, वो ड्रिफ्ट होता है एक डायरेक्शन में, ठीक। तो डी में लिख सकते हो कि even after applying electric field, the path of electrons is still random path, अभी भी रैंडम है, but they slightly drift from the
प्रीवियस पाथ, कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी उस पाथ से थोड़ा ये हट जाता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है वो, यही पूछ रहा है कि सारे एक डायरेक्शन में जाते हैं, नहीं जाते, अभी भी रैंडम घूमते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो जो उसके खिसकने से, नए पाथ के खिसकने से, नए पाथ और पुराने पाथ के बीच में जो डिफरेंस आया उसी से ड्रिफ्ट आता है। ठीक है, लेकिन रैंडम तो अभी भी घूम रहा है। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। ई पार्ट भी देख लेते हैं। आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे घूम रहे हैं ना इसके अंदर, मेटल के कंडक्टर के अंदर, ये एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ये बोल रहा है। हाँ, ये बोल रहा है कि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, जैसे ये ब्लैक वाला पाथ क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो कैसा जाएगा ये, एक दो कोलिजन के बीच में, एक कोलिजन यहां हो रहा है, एक कोलिजन यहां हो गया था, ये दो कोलिजन के बीच में ऐसा चलेगा, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं ना, इसीलिए फ्रीली मूव करते हैं दो कोलिजन के बीच में। कोई फोर्स लगाता तो ये इसका टेढ़ा वेढ़ा हो जाता, कुछ पाथ अलग हो जाता, लेकिन यहां पे कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या फोर्स लगाएगा? कुछ, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन पे ही चलता है। मूव इन स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और दूसरा क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी तब क्या होगा, यही है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दूसरा वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक्चुअली ये यहां से भटक जाता है, इसका थोड़ा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाता है, तो एक्चुअली कर्व भी हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शायद हमने पहले पढ़ा था, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं मैं। जैसे कि मान लो यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से हमने नीचे फेंका, ठीक है, नीचे छोड़ दिया, नीचे जाएगा क्या? नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे कर्व पाथ में जाता है। ठीक, क्योंकि देखो नीचे हमने जब फेंका इसको किसी वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है और फोर्स लगाएगी वो इस तरफ, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऐसा एक पाथ आ जाता है, कर्व पाथ। नीचे तो जाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे भी जा रहा होगा और थोड़ा पीछे भी जा रहा होगा, तो थोड़ा कर्व पाथ बन जाता है इसका। तो ये जो पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़े कर्व पाथ में मूव करते हैं। लेकिन हमने जो डेरिवेशन में लिया है वो सब पाथ वाथ से कोई लेना देना नहीं है कुछ खास, क्योंकि इतना छोटा टाइम होता है ना इन दोनों कोलिजन के बीच में कि उसको पाथ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कर्व पाथ में मूव करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन कर्व्ड पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे सारे पार्ट हो गए, और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ई पार्ट है और सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज 3.1 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।